हम्म देखो, ये तो हमें पता है कि K2Cr2O7 को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू Na2Cr2O7, क्योंकि ये नालायक होते हैं। ठीक है। और फिर वेपर प्रेशर जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करता है सरफेस एरिया पे, लेकिन जो रेट ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला इनिशियल अपॉन ये फाइनल होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब वाटर में सॉल्युबल वही होगा जो पोलर नेचर का होगा, तो सबसे ज्यादा पोलर नेचर ये है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है NH3 में, इसलिए। कह रहा है नोडल प्लेन ऑफ पीआई बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर प्लेन आर सेम, तो कह रहा ट्रू। तो कह रहा नोडल प्लेन जो होता है पीआई बॉन्ड का, कह रहा वो मॉलिक्यूलर प्लेन सेम, वो दोनों ही सेम होते हैं। Fe+3 को हम लोग ब्राउनिंग टेस्ट में नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमें रिडक्शन कराना होता है NO3 माइनस का। किसका? NO3 माइनस का रिडक्शन करवाना होता है उस ब्राउनिंग टेस्ट में। अब तुम खुद सोचो, अगर हम Fe+3 ले लेंगे तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा ना। ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लोग Fe+2 लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंजुगेट बेस, यार डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, तो के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस होता है। RnH2 जब HN2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो अल्कोहल बनाता है। और इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज ये हमेशा ही दूर जा रहा होता है। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है फाइंड वोल्ट मीटर एम मीटर रीडिंग नेग्लेक्टिंग सोर्स रेसिस्टेंस। बोल दिया कि सोर्स के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना, मतलब कैपेसिटर और जो आपका इंडक्टर दिया है उसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। तो आर नेट कितना आ रहा है टोटल, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दे तो कितना आ रहा है 10 ओम आ रहा है, इसका मतलब आई टोटल कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। आई आर एम एस कितना आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा। और वी आर एम एस कितना आएगा, और वी आर हमें किसके लिए निकालना है, ये वो देखो आई ए तो हमारा निकल गया। अब वी निकालने के लिए सिर्फ हमें इसमें क्या वोल्टेज है, इस वाले में कितना वोल्टेज आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका वोल्टेज निकालेंगे तो वी आर एम एस निकाल लेंगे। और इतना याद रखना है कि जो एमीटर वोल्ट मीटर होते हैं ये रीड करते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं ये लोग। ठीक है। और जब यहाँ पे ये वाला देखो क्वेश्चन, इस तरीके का अगर वी टी ग्राफ दिया रहेगा, मतलब जब यहाँ से वो पास नहीं करेगा लाइन और वो यहाँ से पास कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, बस ये ध्यान रख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ से यहाँ जाने में आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर होगा। और ये इस क्वेश्चन इस वर्ड का इम्पोर्टेंट है, वर्ड इम्पोर्टेंट कि डब्ली आयनाइज्ड मतलब होता है, डब्ली आयनाइज्ड बीई मतलब Be+2, क्या Be+2 के बाद फिर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है टू कैपेसिटर है as shown इन फिगर, चलो ठीक है। ईच इस चार्ज टू पोटेंशियल V से शायद चार्ज किया गया उनको। इफ कैपेसिटर सी इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंसी, अगर मान लो इसको हम लोग टू किससे, टू से फिल्ड कर दें और 2C को 3 से फिल्ड कर दें डाइलेक्ट्रिक, तो कह रहा है वोल्टेज क्या होगा ऑन द कैपेसिटर C। हमें इस पे C पे वोल्टेज क्या होगा हमें वो निकालना है। तो देखो इंसर्टिंग के बाद हम लोग जब इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे C डैश की वैल्यू 2C, क्योंकि 2C हो जाएगी ये क्योंकि इसके अंदर हम लोग 2 भरे हैं C वाले में, तो ये 2C हो जाएगा। वहीं V डैश जो V1 डैश जो हो जाएगा वो V0/2 हो जाएगा। और ऐसे C2 वाला वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये V2 कितना हो जाएगा V0/3 हो जाएगा। और हम V कॉमन निकालेंगे, अब दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा तो V कॉमन C1V1 + C2V2 अपॉन C1V1 C1 + C2 ये करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, IRMS जो होता है वो √AC²/2 + DC² होता है। ये DC है, ये आपका AC है। ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कह रहा है 6 इक्विवेलेंट कंडक्टिंग रॉड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
पॉइंट ए और डी है, मेंटेन किए गए हैं उनको 100 डिग्री सेल्सियस पे और 10 डिग्री सेल्सियस पे। हमें पूछा टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए इसका। देखो अब इसका हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट करने के लिए हमें इनको तो एक साथ करना पड़ेगा, मतलब इनको सबको साथ में करना पड़ेगा। ये पूरे को हम लोग देखेंगे तो ये के आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। तो ये k आ जाएगा। फिर हम जो यूज करते हैं 100 - t k/2 इज इक्वल टू KT - 10, ये यूज करके निकाल लेंगे। ये तो पता ही है कि कंडक्टिविटी में उल्टा होता है, इस सीरीज का होगा तो K1 K2/K1 + K2 होता है, अलग ही होता है। ये क्वेश्चन में देखो, ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। देखो जब भी अब A2 का, देखो इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आएगा जहाँ पे खूब सारे सेल्स होंगे पैरेलल में, और यहाँ पे A2 का हमें बोल रहा है कि आंसर निकालना है कि इसमें करंट कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब इसको A2 को और इन सब को क्या करेंगे, इन सब का इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर इसका अलग से निकालेंगे। अब इसको तो अलग से रख लिए, ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, 15/4 वोल्ट आ रहा है। और इनका रेडियस फिर आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, वो भी 15/4 ओम आ रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली, अब यहाँ से इजीली से आई निकल जाएगा, है ना, जब ये बन जाएगा। अब ऐसे ही जब हमें A2 निकालना होगा, सॉरी ये A1 निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, अ, इनको एक साथ करेंगे, मतलब पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे। अब इस वाले को छोड़ देंगे, बस इतने में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक बॉल है थ्रोन किया गया वर्टिकली अपवर्ड एंड स्पीड है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है जो कि मैं कर ली थी। यहाँ पे हम फिर से एक बार बता देते हैं, ये हाइट h पे मान लो रखा गया, कोई बॉल है उसको फेंका गया u वेलोसिटी से, वो नीचे आया ग्राउंड पे, और एक एक बॉल है जिसको बस ऐसे ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो कह रहा है इसका t1 है, t है, और इसका टाइम t1 डैश है। तो कह रहा है बताइए इनका डिफरेंस क्या होगा, मतलब t - t1 डैश कितना होगा। तुम खुद सोचो, ये पूरा इतना गिर रहा है, ठीक है, और इसमें भी ये पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, और इसमें भी ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल होगा, ये बस बचेगा, ये पार्ट इसमें आएगा 2u/g, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है 1/4 द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, मतलब हाफ m1 v1 m1 m2 अपॉन m1 + m2 v1 - v2 का स्क्वायर 1 - e स्क्वायर और अपॉन हाफ mv स्क्वायर। इंपॉर्टेंट स्टेप है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका उसके बाद है यहाँ पे एज वी नो कि हाँ डिसोसिएशन में ये होता है इज इक्वल टू 1 + n अल्फा - अल्फा, जहाँ पे हम पहले नॉर्मल मास रखते हैं और नीचे एबनॉर्मल मास रखते हैं, ठीक है। नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मास होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहले तो ये मान लो ये BH3 था, ये H+ बनाया और ये BH4+ बनाया, इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग हो चुका है। अब बैक बॉन्डिंग हो चुका मतलब बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करेगा, आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने पे आपकी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या करेंगी, जाहिर सी बात है ये sp3 हुआ, ये sp2 था, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल कह रहे हैं इंक्रीज कब होगा, तो डाउन द ग्रुप जाएगा, जब डाउन द ग्रुप जाएगा इस केस में तो आपका एंगल जो होगा वो इंक्रीज करेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं जब Br2Fe ये क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ऑर्थो पैरा पे कराएंगे, ये O+m है, ये आपका अ, ये ऑर्थो पोजीशन होगा, ठीक है, यही +m से ये ऑर्थो होगा, ये पैरा होगा, ठीक है, और ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, ठीक है। तो 1 और 3 पे वो अटैक करवाएगा, इंपॉर्टेंट है। और जब N2B4 जो भी है वो NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है, NO2 देता है, F कुछ नहीं देता, NO2 बस देता है ऊपर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, सिन एडिशन होता है सबसे पहली बात, और वहां पे साइक्लिक क्या बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है वहां पे। और क्या है जो
उसके बाद कह रहा है, हाँ इम्पोर्टेंट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग लोवेस्ट डेसिमल प्लेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लोवेस्ट डेसिमल प्लेस कितना है आपके, इसमें देखा जाए कितना, 4, लगभग 4 है। और इसमें तो बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो सिर्फ 4 वाला हम लोग देखेंगे तो लोवेस्ट डेसिमल प्लेस 4 आ जाएगा, मतलब 4 तक होगा बस। ये वही बोल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ह्यूमन इज, ये हम जो इम्पोर्टेंट है बस उतना बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाउ मच पावर डिलीवर एफ एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड एज्यूमिंग बॉडी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में आ जाएगा। यहाँ से हमको एफ निकालना तो एफ निकाल लेंगे, 3 न्यूटन आ जाएगा। और हमें वी निकालना पड़ेगा क्योंकि हम टी इज इक्वल टू एफ वी करने वाले हैं। वी टी, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, पावर निकल जाएगा आपका। टोटल मैकेनिकल मास, सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह रहा कंजर्व होता है व्हेन ऑल फोर्स आर कंजर्वेटिव। सही बात है, जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, जब सारे ही फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। कह रहा इफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंड्यूस, जब सारी ही एनर्जी इंड्यू मतलब ली जाती है, इंक्लूडेड इंक्लूडेड, तो टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके का ये ग्राफ दिया गया, इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कितना आएगा, dv बाई dx कितना आएगा, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, dv बाई dx करना है। हम जानते हैं v a इज इक्वल टू वी dv बाई dx होता है, v की वैल्यू पता है, dv बाई dx की वैल्यू पता है, रख देंगे, ग्राफ आ जाएगा आपका, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला था कि एवरेज टाइम, मतलब हमें टाउ पूछ रहा था, टाउ किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम जानते हैं मीन फ्री जो पाथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर बाई प्रेशर, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस आपके, सॉरी टाउ इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ। तो डिस्टेंस टी बाई पी हो जाएगा और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट टी बाई पी आ जाएगा, ओके। फिर कह रहे हैं दो, टू ग्लासेस आर वेटेड, कह रहे हैं दो ग्लासेस में जिसको वेट किया गया है विथ वाटर एंड आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, हम उन लोग को इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रख दिए गए। द वेटेड पोर्शन बिटवीन प्लेट बीइंग विजिबल एज लार्ज एरिया इन, और इनकी एरिया जो है वो ए दी गई है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट दी गई है एक्स, कितनी, एक्स। फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट वेरीज एक्स, अब जो फोर्स रिक्वायर्ड है इनको सेपरेट करने में वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं एक्सेस प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एफ इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन प्रेशर इनटू एरिया होता है। एरिया को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिखेंगे। और फिर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया आपका, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था और ये एल आर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/r² आ जाएगा, कितना, 1/r², ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, कह रहा है इन एन एटम द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन हायर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, कह रहा है इन एन एटम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। तो कह रहा है v जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो जाहिर सी बात है जितना वो दूर जाएगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सिलिकॉन एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, SiO जो बॉन्ड है, लिंकेज है, वो आर मॉइस्चर सेंसिटिव, तो ये बात गलत है, ये मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमें प्रोपोर्शन बताइए किस में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट होने चाहिए और तीनों, अब जैसे इसमें देखो ये CS2 है, ये CS बना रहा है, ये CO बना रहा है, ये SO, मतलब अलग अलग बना रहे हैं लेकिन 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 3 एलिमेंट इन्वॉल्व तो है लेकिन ये दोनों सेम सेम के वो बना रहे, इसलिए वो नहीं होगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन में देखो, जहाँ पे हमें क्या किया गया, पहले साइक्लोहेक्सीन को जिंक डस्ट से वो करवाया गया, उसके बाद हमारा ये बना, ठीक है, ये टूट गया था, ओजोनोलाइसिस करवाया गया, CH2 बना। अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि OH डाला गया, तो यहाँ से आपका क्या होगा, अल्फा हम जानते हैं क्या बनता है, अल्फा बीटा
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है, तो देख लो अल्फा, ये आपका अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। चेन प्रोपगेशन में कौन यूजफुल होता है? होता है वो CH3 रेडिकल। क्या होता है? CH3 रेडिकल। यहाँ देखो, ये तो पता ही है। यहाँ पे कह रहा है व्हेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद एनी मेटल इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम उसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। देखो तुम, जब हम लोग आरएस को अन्य के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे आरआर फॉर्म होता है, जो कि वुड्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? वुड्स रिएक्शन। यहाँ देखो, कह रहा है कौन सा कंपाउंड डिफर कर रहा है। इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है कि सेंटर पे आपके टू कार्बन इलेक्ट्रॉन, मतलब टू कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जैसे यहाँ सेंटर पे दो कार्बन प्रेजेंट है, कितने? दो कार्बन। अब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो दो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट यही था। उसके बाद कह रहा है कि जो ये तो आपके सारे बायो के हो गए, जो बायो के हैं वो आप देख लीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या हुआ था? देखो, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पे केमिस्ट था, 800 ml ऑफ 0.5 MBr माइनस लिया था, और उन्होंने 800 ml ऑफ 0.2 kBr लिया था। ठीक है, तो कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉलिड। अब इसमें हमें ये क्या नाम है, पता है इसमें मेरा मकसद ये था, इस क्वेश्चन में यही था। इसको फिर एक बार प्लीज देख लेना तुम। इसमें बस ये मकसद था कि KBr है, यहाँ पे एक ही Br प्रेजेंट था, और हमें क्या नाम है, MgBr2 में हमें निकालना था, और MgBr2 में आपके दो मोल प्रेजेंट थे, तो इसलिए वो डिवाइड हो गया था। इसको एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो सीरीज में क्या होता है हम जानते हैं, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 बराबर 12 हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने पे वो बढ़ते नहीं है, डू नॉट चेंज, ओनली चेंज हो जाते हैं। लेकिन वही करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी जो थी सीरीज की लाइमन से बारमन, VL माइनस VB, सॉरी VL नहीं है वो, फ्रीक्वेंसी लाइमन माइनस फ्रीक्वेंसी बाल्मर, कह रहा है किस द फ्रीक्वेंसी, ये किस में बिलोंग होगा, तुम खुद सोचो यार। वो लाइमन से बाल्मर के बीच एक्ट कर रहा है, तो यार लाइमन ही पॉसिबल होगा। बाल्मर तो, बाल्मर में कहीं ना कहीं टू से तो हमें ऊपर जाना पड़ता है ना, इसलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे सब कुछ दे दिया था, मतलब यहाँ पे एरिया भी दिया था, लेंथ भी दिया था, ठीक है, और हमें एनर्जी निकालनी थी। हम जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम करना हम भूल गए थे, जो कि आपको करना है वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज एरिया A एंड B नॉट, बैटरी हैज कनेक्टेड एंड प्लेट पुल्ड अपार्ट टू थ्री टाइम्स। उनको पुल किया गया तीन टाइम्स, मतलब पहले तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब Q तो सेम होगा, लेकिन V जो होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पे पहले तो थ्री टाइम्स उसको अपार्ट कर देगा, मतलब अगर C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D को बढ़ाएंगे C डिक्रीज हो, तो C/3 हो जाएगा वो। और फिर कह रहा है वर्क बताइए टू सेपरेट प्लेट। अब हमें वर्क बताना है। देखो, क्यू सेम रहेगा, C/3 हो जाएगा, और V इज इक्वल टू 3V आ जाएगा, ठीक है। तो यू इनिशियल क्या आ गया, हाफ CV स्क्वायर आ गया, और अब हमें, और यू फाइनल क्या आ जाएगा, हाफ C/3 और 3V नॉट का स्क्वायर, और हम इसको क्या कर लेंगे, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्लेट। यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंट था, मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ ये याद रखना कि वहां पे क्या दिया, वो वेव दिया है, स्ट्रिंग दिया है। देखो अगर सिर्फ वेव दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ वेव दिया है तो हम वहां पे V इज इक्वल टू एफ लेमडा, F = V/λ यूज करेंगे, ठीक है। वहीं पे स्ट्रिंग दिया होता है तब तो हम F = V/2L यूज कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोला था ना कि वेव है, उसको सुपर इम्पोज करवाइए, दो वेव प्रोड्यूस हुई है, तो मैंने क्या कर दिया था, बस उल्टा, मतलब गलती कर दिया था कि मैंने V/2L ले लिया था ऐसे करके। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में आपके कह रहा है एरिया जो है, ये
एरिया ए बी सी जो थे वो बराबर हैं, और ए डी सी आपके, सॉरी आई एम सो सॉरी, ए बी सी जो थे, ए बी सी वो एरिया ए है, ए डी सी ये आपके A/3 है। तो अब यहाँ पे एरिया तो अलग हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी अलग होगा, इसका मतलब करंट तो आपका सेम नहीं जाएगा, मतलब करंट यहाँ से यहाँ सेम तो नहीं जाने वाला, इसका मतलब वो जो, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो ये अब निकाल लीजिए इसके बाद तो, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या गलती थी, हम यहाँ पे 27 ड्रॉप अगर कंबाइन कर रहा है तो एक बना रहा है, एनर्जी निकालना था, R इज इक्वल टू 3R आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें टर्म्स में R के टर्म्स में निकालना था। इनिशियल जो होगा, यहाँ पे 27 करना मैं भूल गई थी, तो 27 इंटू 4 पाई R² T हो जाएगा, ठीक है, तो 27 मस्ट है, इसमें तो 1 ही करना है, तो ये 4 पाई R² T, और यहाँ पे R की जगह पे 3R, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो ई इनिशियल आपका ज्यादा था और ई फाइनल कम है, तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कह रहा है स्टैंडिंग वेव है, ऑल पार्टिकल मे बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन अ टाइम पीरियड। कह रहा है ऑल पार्टिकल, यहाँ पे कैसा होता है ना कि सारे ही पार्टिकल देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियस, सब लोग साइमल्टेनियसली आते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो जब आफ्टर टाइम टी करंट क्या होगा 4 ओम में, 4 ओम में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा वो सिंपल वायर बन जाएगा और करंट इस तरीके से पास होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहा है एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये गलत बात है, नॉन सॉरी यूनिफॉर्म फोर्स में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके टॉर्क जो होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन फोर्स जीरो होता है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो, और हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होते हैं, एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व, लीनियर मोमेंटम वेरी, मतलब वो वेरी करते हैं, बस यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है, बाकी ये एंगुलर मोमेंटम चाहे लीनियर मोमेंटम कोई कंजर्व नहीं होता है। अर्थ की ग्रेविटी का जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले जब अंदर आता है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर आता है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। फिर टू सेमी सर्कुलर, ये बहुत इजी था, क्या दो सेमी सर्कुलर रिंग है, लीनियर मास है लेमडा एंड 3 लैम्डा, एक का लेमडा है एक का 3 लैम्डा है, एंड रेडियस आर, ईच आर जॉइंग टू फॉर्म अ कंप्लीट रिंग, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास कंप्लीट रिंग फ्रॉम इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर इज। कह रहा है कि उनके क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बताइए सेंटर ऑफ मास से ऑफ कंप्लीट रिंग फ्रॉम इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर से हमें उनकी डिस्टेंस बतानी, तो हम इसको कैसे कहेंगे, एक्स क्यू एम होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2, ठीक है। x क्या आएगा, इसका टेन सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसका, रिंग का 2r/पाई होता है, तो ये हो जाएगा एक, तो -m 2r/पाई, दूसरा जो होगा वो 3 + 3m 2r/पाई होगा, क्यों एक किस तरफ है ये किस तरफ है, ये इसलिए ये माइनस ये प्लस आएगा, बात तो कर ही लेंगे। यहाँ देखो कह रहा पावर दिया गया है 1 ओम में और 2 ओम में और 3 ओम में, हमें पावर निकालना, कैसे हम निकालेंगे, देखो I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, इसको डिवाइड करो 2I इस वाले में, है ना, ये I1 वाला हो जाएगा ना भाई, ये I1 वाला है, चलो ठीक है I1 मानो, तो ये हो जाएगा 2 1 अपॉन +2, ये I हो जाएगा, ये आ गया 2I/3, दूसरा I/3 हो जाएगा, और तीसरा I3 = I हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, P = I²R निकाल लेंगे, सिंपल सिंपल। यहाँ पे सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था, कह रहा एन अमीन दैट एक्ट एज हार्मोन, जो अमीन हार्मोन की तरह काम करे वो कौन सा है, थायरोक्सिन, क्या है थायरोक्सिन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होता है, एएम में होता है, किसमें, एएम में होता है। SbCl5 - 2 के पास ना sp3d2 होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना क्या 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 होता है, sp3d2, जब ये
CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले तो ये बनाएगा OSO3H, ये वाला कंपाउंड बनाएगा, फिर वार्म करेंगे और हीट करेंगे तो वहां से डीसल्फोनेशन हो जाता है और वहां से SO2 निकल जाता है, यहाँ OH बच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये, यहाँ पे देखिए हमें बताया है कि हाँ बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि ओनली डिपेंड ऑन Cl माइनस। हाँ अगर ये अब तुमको देखो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इस पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा, आपका ये Cl माइनस पे डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ, अगर ये Cl माइनस को हमको अगर हमारा ये डिक्रीज हो रहा है तो हमारा E क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। ये वही बोल रहा है। ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ये U दिया है √4Gl, हमें पावर निकालना है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसके द्वारा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ऑन बॉब व्हेन एट हाइट L/2 अबव द लोएस्ट पॉइंट। इस लोएस्ट पॉइंट से जब वो L/2 दूरी पे होगा तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, सॉरी पावर निकालना है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। हम इसको पहले क्या करेंगे, देखो ये तो ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया, L/2 है, L/2 ऊपर गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट तो हम ए को लेंगे। तो हमारा तो वी इनिशियल, ये हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, NGL/2 हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ से वी रख देंगे, यही होगा, और वी भी यहाँ से निकल जाएगा, √3GL आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है कि हमें फोर्स निकालना है ग्रेविटी के द्वारा कितना आ रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा। तो ग्रेविटी के द्वारा तुम खुद देखो, यहाँ पे तो mg लग रहा है नीचे, ठीक है, और एक mg इस साइड लगेगा, और ये v के mg साइन थीटा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा पावर। अब बस बचेगा ये वाला mg cos थीटा बचेगा बस। तो mg cos थीटा ये हो जाएगा आपका इंटू वी, टी इज इक्वल टू एफ इंटू वी होता है ना, तो mg cos थीटा इंटू वी हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और ये 30 डिग्री कैसे आया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये L/2 है, ये L है, तो आपका ये हमारा एंगल निकल सकता है, ये भी एंगल निकल जाएगा। गेट इट। और शेयर स्ट्रेन सिर्फ आपके सॉलिड्स में पाए जाते हैं, इसमें सॉलिड्स में पाए जाते हैं आपके। उसके बाद यहाँ देखो ये बहुत ही इजी था, हम जानते हैं mg इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग √t लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या आया, t√x आया, मतलब कि टाइम उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा x होगा। अब x किस में ज्यादा, आपके c में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कह रहा है क्रॉस अल्डोल कैन बी पॉसिबल, कब पॉसिबल कैन बी पॉसिबल, किसमें, इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ अल्फा एच तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्फा एच जरूर प्रेजेंट है। अल्डोल कॉजेज क्या करता है, और क्या कॉज करता है, एसिडिटी, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी कॉज करता है। ब्लड में हमारे, ब्लड ब्लड जो होता है वो हमारा बफर की तरह काम करता है, जिसमें पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, जो एसिडिक बफर की तरह काम करता है, किसकी तरह, एसिडिक बफर की तरह। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये 3 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री में हमेशा ही एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर बताइए NO2 माइनस का, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो वो 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेवर फॉर्म 4 बॉन्ड्स, बॉन्ड तो नहीं रखते हैं। हाँ बात की बात है वो नहीं, बस इतना याद रखो कि 4 बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, ये 3 बॉन्ड बना लेते हैं। CrO3 क्या करता है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, किसको, 2 डिग्री वाले को, 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इसलिए देखो 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज नहीं किया, ये बस ये ऊपर आ गया, बात की बात है सेम ही है कंपाउंड। ये 3 डिग्री वाला कुछ नहीं हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। इतना तो पता है, Hg+2 H2H4, ये तो कुछ रेव रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ किसको छोड़ के, क्या बोलते थे इसको, इथाइन को छोड़ के सब सब क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। बोराक्स बीट में Fe+3 ग्रीन देता है। कॉन्जुगेट बेस जो था फिनॉल का, वो लेस स्टेबल होता है देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ PHOL, बिल्कुल बात सही है। स्टेबिलिटी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट, मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है। एफ्टर जनरेशन में हमें ये पता चलता है कि वो 3:1 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर
बताती हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। Cu2 होने चाहिए तो Cu+1 नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए। जब भी कुछ ना दिया हो ना तो हम उससे एक्वस फेस लेके चलेंगे बेसिक स्टैंड में कि एक्वस फेस माना है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। ये आपकी क्या हो गए, 2 डिग्री। ये आपके 1 डिग्री। हम लोग जानते हैं 2, 3, 1 होता है। तो पहले 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री कैन बी डिस्टिंग्विश बाय डाइक्रोमेट टेस्ट। बिल्कुल 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 सही है। क्या एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसमें, प्योर वाटर में, तो वहां पे पीएच चेंज हुआ। बिल्कुल बात सही है। बफर में नहीं चेंज होता बट यहाँ तो चेंज होगा अगर प्योर वाटर में डालेंगे। एडिशन ऑफ एसिड और बेस इंक्रीजेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नेवर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। NiS जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक पीपीटी होता है। 20 कैल्सी जब डिजोल्व होता है H2O में तो वो क्या बनाता है, BOH का होल थ्राइस, जो कि क्या होता है, बेसिक होता है। तो पीएच इनका 7 से तो ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन देखो जहाँ पे कह रहा है विच फैक्टर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज BP ऑफ नोबल गैस फ्रॉम हीलियम टू जीनॉन। हीलियम से जीनॉन क्या रिस्पॉन्सिबल है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि डिक्रीज इन पोरेसाइबिलिटी। क्या डिक्रीज इन पोरेसाइबिलिटी। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, मतलब देखो यहाँ पे मेन जो हम लोग भूल जाते हैं वो ये कि हम रेडियन कोई भी मान लीजिए हम एफ इज इक्वल टू एफ थीटा निकालें, तो हमें ये अगर डिग्री में दिया गया है और हमें आंसर जो था वो रेडियन में दे दिया था कि रेडियन में ये आंसर, हमेशा याद रखना रेडियन थीटा क्या दिया गया है, और डी इज इक्वल टू एफ थीटा होता है। डी क्या है, डायमीटर है। एफ है फोकल लेंथ, और डायमीटर तो हमें निकालना है। ठीक है। ये होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट V1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ देखो क्या है, एक मटेरियल है जो रेस्ट पे है, मास एम नॉट इज क्या है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। हमें लैम्डा पूछना है। यहाँ रेस्ट का मतलब हो गया v इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है m इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। सॉरी, m इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है E1 E2 है, और पोटेंशियल सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ए और बी का। कह रहा है दो न्यूक्लियाई ए के हैं, दो न्यूक्लियाई ए के हैं, वो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब बी तो ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2E1। देखो यहाँ पे जो होगा वो E2 ज्यादा होगा 2E1 से, तभी तो बी बना है, क्योंकि बी स्टेबल है। बी स्टेबल है तो बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। सिंपल। कह रहा विथ इंक्रीजिंग बायसिंग, जब हम इंक्रीज करते हैं बायसिंग वोल्टेज को फोटो डायोड में, तो कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कहता है इंक्रीज करता है लेकिन फिर बाद में सैचुरेट कर जाता है। क्या करता है, सैचुरेट कर जाता है। पोलराइड्स में आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, आई स्क्वायर थीटा जो भी है। लेंथ ऑफ अ थिन वायर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर सोलिनॉइड ऑफ लेंथ सॉरी इंडक्टर L एंड लेंथ L। तो इसको हमको इस फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पाई r, n को हम लोग L1 लिख लेंगे, r यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। फिर हम जानते हैं L इजकल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर होता है अपॉन L। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा ही ट्रांस कौन सा, CO En का होल ट्वाइस, और यहाँ पे ये C2 मान लो या कुछ भी मान लो। रेट कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे। हम्म। यहाँ नीचे देखो कह रहा है हैवियर न्यूक्लियस हैव लार्जर एन बाई जेड। हैवियर न्यूक्लियस के पास लार्जर एन बाई जेड रेशियो होता है, क्यों, बिकॉज वहां पे न्यूट्रॉन जो होता है डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो नहीं एक्सर्ट करता, इसलिए क्या होता है, वो होता है 1 2। ठीक है। हम्म।
ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो जब इस तरीके का ग्राफ आए तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया बराबर एफ डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो सकता है टोटल एनर्जी से, लेकिन उससे तो कम ही होगा। कह रहा है जब कार को हम लोग स्टार करते हैं मूविंग ऑन ऑन रोड, जब मूव करते हैं किस पे? रोड पे, तो मोमेंटम क्या होता है? इंक्रीज करता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन फ्रॉम रोड की वजह से वहां इंक्रीज करता है। कह रहे इन केस ऑफ कार, जब वो बिगिन करता है कार मूव करना रोड पे, तो वहां पे एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। SF6 में 90 डिग्री कितने होते हैं? 12 होते हैं। वहीं IF7 में 90 डिग्री 10 होते हैं। जब NH3 BF3 में किसके साथ बॉन्ड बनाना, तो इसका मतलब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आपका ये sp3 ही है और ये भी आपकी sp3 ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों ही sp3 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का एक्सेप्शन, CH3Cl पहले, फिर इसके बाद CH3F से कम। डायगोनल रिलेशनशिप आपके sp में होते हैं। फिर अर्थ के नॉट बी इन इनर्शियल प्लेन, कभी भी अर्थ जो होता है वो इनर्शियल प्लेन में नहीं रह पाता, नहीं रह सकता। हमें अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विच हैज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हम किस में नहीं होगा? HF2 माइनस में नहीं होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम यहाँ बोल रहे हैं हमें पता ही है लोन पे 90 डिग्री बताना है, ZEF4 में कितना होगा? यहाँ पे लोन पेयर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इसलिए दोनों साइड में है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री 8 हो जाएंगे। कितने? 8 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ZOH एक्ट लाइक बेस, देन x माइनस क्या होगा? यहाँ तुम खुद सोचो, ये x पे, ये OH पे माइनस x के प्लस, इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है बॉल को हम लोग थ्रो कर दिए थीटा पे, एट थीटा, कितने पे? थीटा पे अगर हम लोग फेंक दिए, काइनेटिक एनर्जी रेंज के मतलब ग्राफ क्या होगा? इस तरीके से यू शेप का होगा, और काइनेटिक एनर्जी हाइट का ग्राफ वी शेप का होगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू वंडरवॉल बॉन्ड। एलिमेंट ए के पास आउटर मोस्ट 3 है और वहीं बी के पास 6 है, तो इसका मतलब ये तो 3 दे रहा है, लेकिन ये कितना पार्टिसिपेट करेगा? टू टू टू। हाँ, तो क्या बन जाएगा? A2B3 बन जाएगा, A2X जो भी है, 2B3X है। अब तुमको यहाँ देखो ClO4 माइनस, इसमें कितना? 4 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा तो ये खत्म हो गया आपके sp3, बचे सिर्फ डी बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 डी पाई बॉन्ड बनते। कितने? 3 डी पाई बॉन्ड। एंगल बिटवीन I प्लस 2J, तो ये तो एक ही प्लेन में आएगा, और ये जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ देखो ग्रामोफोन में हम लोग म्यू एम जी इजिकल टू एम एम का स्क्वायर यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? वर्क डन बाई ए सी इज इक्वल टू वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी। क्या होगा? वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी सी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हमें दिया है। यहाँ पे u इज इक्वल टू अंडर रूट 4gl। स्पीड बताना है बॉब का जब वो 2l/3 और वो अबव द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन होगी, मतलब ये पहले तो यहाँ थी, यहाँ लटकी थी, अब ये क्या हुई? यहाँ ऊपर चली गई। ठीक है, कितना? इस पॉइंट से ये 2l/3 चली गई, इसका मतलब ये टोटल कितना गई है? ये l है आपका, ये टोटल ग्राउंड से कितना गई है? 2l/3 प्लस l हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें हाफ एम वी स्क्वायर जो निकालना है v, और एम जी 2l/3 प्लस l हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में आपके ए वी जो होते हैं वो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर क्या ऑल डायमेंशनली क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस है लेकिन वेरिएबल है। फिर सेम डायमेंशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि किसी का डायमेंशन सेम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसा नहीं है। कह रहा है एक्सप्रेस रिजल्टेंट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ ले लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ देखो
कह रहा है ए तो बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ए रिलेटिव क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो वी रिलेटिव क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, वी रिलेटिव कांस्टेंट आ गया। तो एस और मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका, फोर्स का फॉर्मूला। ये देखो हमें ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया था, इसी को हम लोग उल्टा करके क्या कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कर लेंगे, और फिर वहां से हम स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम बताएंगे। याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हम पोटेंशियल वर्सेस एक्स के ग्राफ से ही बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जब कह रहे स्ट्रिंग सडनली कट, जब वो इस कंडीशन में था, स्ट्रिंग को सडनली कट कर दिया गया, तो यहाँ से आपका एक वो लगेगा, यहाँ 20 लगेगा, इधर 20 लगेगा, ये 20√2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को स्टॉप कर दिया गया, स्ट्रिंग को स्टॉप कर दिया मतलब f बराबर 0 हो गया, और mg cos थीटा बस लगेगा यहाँ पे, है ना।